आफ्टरनून। आज हम टीडीईपी सब्जेक्ट का ट्रांसमिशन चैप्टर देख रहे हैं। इसमें बहुत सारे टॉपिक्स हैं। आज हम देखेंगे सिंगल लाइन डायग्राम के थ्रू हम कैसे दिखाएंगे ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन और भी चीज़ों को। तो ये एक पूरा सिस्टम है जिसमें जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन और सर्विस में सारी चीज़ें दिखा दी गई हैं। जनरेटिंग स्टेशन हमने पिछले लेक्चर में बता दिया था कि क्या होता है। जहाँ पे पावर जनरेट की जाती है या विद्युत बनाई जाती है वो आपका जनरेटिंग स्टेशन है। तो यहाँ पे जैसे ही पावर बन जाती है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाती है, यहाँ से आपका जो पावर है या जो विद्युत है उसको ट्रांसमिट करने का प्रोसेस स्टार्ट होता है। तो ये यहाँ से जनरेटिंग स्टेशन से सब स्टेशन या स्टेशन तक ले जाने के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ट्रांसमिशन कहते हैं। इस पूरे लाइन में कहीं भी आपको डिवाइडेशन या कहीं से करंट डिवाइडिंग का कोई भी प्रोसेस नहीं दिखेगा। ये आपका ट्रांसमिशन है। सब स्टेशन के बाद आपका फीडर आता है। फीडर में भी कहीं पे डिवाइडेशन नहीं होगा। फीडर से लेके डिस्ट्रीब्यूटर तक या डिस्ट्रीब्यूशन लाइन तक कोई डिवाइडेशन नहीं होगा। इस लाइन को ट्रांसमिशन या सब स्टेशन से डिस्ट्रीब्यूशन तक के लाइन को हम फीडर कहते हैं। फीडर के बाद आपका आता है डिस्ट्रीब्यूटर या इसको डिस्ट्रीब्यूशन भी आप बोल दो। डिस्ट्रीब्यूटर क्या है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन लाइन रहेगा, यहाँ से अलग अलग कंज्यूमर्स को जो लाइन जाएगी वो क्या कही जाएगी, डिस्ट्रीब्यूटर कही जाएगी। अब डिस्ट्रीब्यूटर में भी आपका सर्विस में मीन्स जैसे पोल से आपके घरों में जो सप्लाई आती है वो क्या होती है, सर्विस मेन होती है। तो ये लाइनें जो हैं आपकी सर्विस मेन है। आप इधर से भी कनेक्शन ले सकते हो, इधर से भी ले सकते हो। इसके बाद अब यही सेम डायग्राम यहाँ पे भी दिखा सकते हैं, बस यहाँ पे जनरेटिंग नहीं है, ये आपका ट्रांसमिशन है। ट्रांसमिशन से चारों तरफ ट्रांसमिशन जरूरी नहीं है कि एक लाइन में ही जाए, रिंग मेन भी हो सकता है, कई सिस्टम होते हैं। तो इस ट्रांसमिशन से चारों तरफ से भी आप फीडर निकाल सकते हो। फीडर के बाद आपका ये डिस्ट्रीब्यूटर हो गया, ये जो हो गया आपका सर्विस में। तो इस तरीके से भी सिंगल लाइन बना सकते हो और इस तरीके से भी। तो ये पूरे सिस्टम का है जनरेटिंग, ट्रांसमिटिंग और डिस्ट्रीब्यूटर का। इस चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक है लेआउट ऑफ डिफरेंस ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। कभी कभी क्वेश्चन सिंगल लाइन डायग्राम के रूप में भी पूछ लेगा। दोनों क्वेश्चन के सेम आंसर हैं और ये दो तरीके से बनाए जा सकते हैं। पहला मेथड ये है, मेथड ए। इसमें क्या है कि आप सिंपली आप एक लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन खींचिए और उस पे 6 से 7 ट्रांसफार्मर दिखा दीजिए। ये जो है ट्रांसफार्मर का सिंबल है, ये जनरेटिंग स्टेशन और ये स्टार कनेक्टेड या स्टार में बाइंडिंग की गई अल्टरनेटर है जो आपका क्या करेगा, पावर जनरेट करेगा। तो अब जैसे ही जनरेशन हुआ, 11 केवी का यहाँ पे जनरेशन हो रहा है। स्टैंडर्ड वैल्यू इंडिया की 11 केवी है। 11 केवी पे हम जनरेशन करते हैं। तो जनरेशन के जस्ट बाद हम वोल्टेज को हाई वोल्टेज पे ट्रांसमिट करते हैं। हाई वोल्टेज क्यों ट्रांसमिट करते हैं, इसका एक पूरा लेक्चर है, उसके क्या बेनिफिट है वो हम आपको बताएंगे। तो पहला प्रोसेस यही होता है, जनरेशन के जस्ट बाद हम हाई वोल्टेज पे ट्रांसमिशन करते हैं। तो 11 केवी को हमने कन्वर्ट कर दिया 400 केवी। अब इसके बाद जितने ट्रांसफार्मर होंगे वो स्टेप डाउन के, ये आपके स्टेप अप ट्रांसफार्मर हैं, स्टेप अप ट्रांसफार्मर। और इसके बाद के सारे ट्रांसफार्मर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। देख के भी लग जा रहा है क्योंकि ये जो है आपकी छोटी है वाइंडिंग और ये बड़ी है, तो ये स्टेप अप, ये बड़ा साइज है, ये छोटा स्टेप डाउन, ऐसे डिनोट कर सकते हो। तो अब जितने ट्रांसफार्मर होंगे स्टेप डाउन 400 केवी से 220 केवी, 220 केवी से 132 केवी, 33, 11 और लास्ट में 0.4 केवी। 0.4 केवी आपका, इसको आप सीधे लिख सकते हो 400 वोल्ट, जो कि 3 फेज के लिए आप अप्लाई करते हो। और इसी में से किसी एक
एक वायर का यूज कर लोगे तो वो सिंगल फेज हो जाएगा। तो अब ये तो हो गया कि ट्रांसफार्मर हम कौन सा यूज कर रहे हैं, कितना स्टेप अप कर रहे हैं। दूसरा ट्रांसफार्मर को डिनोट करने का तरीका ये होता है प्राइमरी का वोल्टेज ऑब्लिक सेकेंडरी का। अगर जैसे इस ट्रांसफार्मर की बात की जाए तो इसके लिए वोल्टेज होगा 400, ये प्राइमरी का, केवी ऑब्लिक 220 केवी। तो ये तरीका है ट्रांसफार्मर को डिनोट करने का कि प्राइमरी का वोल्टेज कितना और सेकेंडरी का। तो इसे देख के लग रहा है कि ये स्टेप डाउन है। अब यहाँ पे क्या है कि इस प्रोसेस यानी 11 किलो वोल्ट से लेकर 132 किलो वोल्ट तक आपका ट्रांसमिशन माना जाता है, और 132 के बाद यानी 33 से लेके 400 वोल्ट तक, 33 केवी से लेके 400 वोल्ट तक आपका डिस्ट्रीब्यूशन माना जाता है। अब ट्रांसमिशन में भी दो तरीके के ट्रांसमिशन होते हैं, पहला प्राइमरी ट्रांसमिशन और दूसरा सेकेंडरी ट्रांसमिशन। प्राइमरी ट्रांसमिशन में आपका 11 से 132 किलो वोल्ट और सेकेंडरी में सिर्फ 33 या कभी कभी यहाँ पे 66 केवी भी आपका सेकेंडरी ट्रांसमिशन में आ जाता है। तो 66 केवी एक और स्टेप लाते और इक्विपमेंट ऐड करना पड़ता, इसलिए 66 को हमने हटा दिया, सीधे 33 केवी कर दिया 132 से। अब 11 केवी जो है वो आपका प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन है और सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन 400 वोल्ट है। यहाँ पे हमने सेकेंडरी ट्रांसमिशन को डिस्ट्रीब्यूशन में क्यों रखा, क्योंकि कुछ लोग 33 केवी से भी डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट कर देते हैं। जैसे कोई अपना सेल्फ या निजी एक तरह से कह सकते हो प्राइवेट जनरेटिंग स्टेशन स्टार्ट कर रहा है उसके लिए, या रेलवे के जितने भी सब स्टेशन होते हैं यहीं से डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाते हैं। कुछ इंडस्ट्री जो बहुत बड़े पैमाने पे अपना प्रोडक्शन कर रही है, उसे हर वक्त बिजली की आवश्यकता है, तो वो 33 केवी से ले सकता है। तो इस वजह से यहाँ से हमने डिस्ट्रीब्यूशन के कैटेगरी में रख दिया। लेकिन ट्रांसमिशन अगर बोला जाए तो प्राइमरी ट्रांसमिशन 11 से 132, सेकेंडरी ट्रांसमिशन 33 केवी प्लस 66 केवी, और प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन 11 केवी, सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन 400 केवी। अब इसके बाद आता है कि ये तो आपका अल्टरनेटर हो गया। अल्टरनेटर आपने मशीन फर्स्ट या मशीन सेकेंड में पढ़ रखा होगा, तो अल्टरनेटर हमें नहीं पढ़ना है। ट्रांसफार्मर भी आप मशीन फर्स्ट में पढ़ चुके हैं। बस यहाँ पे देखना है कि कौन कौन सा हम ट्रांसफार्मर यहाँ यूज कर सकते हैं, उनकी वाइंडिंग कैसी होनी चाहिए। तो इसके लिए आप 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर यूज करोगे, और ये डेल्टा स्टार, ये सिंबल डेल्टा का है, ये स्टार का, और स्टार चूंकि डेल्टा में जो होता है वो 3 फेज 3 वायर होता है, बट स्टार में आपका 3 फेज 4 वायर होता है। तो ये जो है ये न्यूट्रल या अर्थ आप कर देते हो। न्यूट्रल पॉइंट एक तरह से समझो, न्यूट्रल को हमने अर्थ कर दिया है। तो ये 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर डेल्टा या स्टार 11 आपका प्राइमरी 11 है और सेकेंडरी 400 वोल्ट है। इसी तरीके से अगले ट्रांसफार्मर में हमने 3 फेज ऑटो ट्रांसफार्मर, या इसको हम पावर ट्रांसफार्मर भी बोलते हैं, इसमें कनेक्ट किया है। और ये ऑटो ट्रांसफार्मर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या होता है कि इसमें जो कॉपर वाइंडिंग होती है वो मटेरियल की सेविंग हो जाती है अकॉर्डिंग टू 2 वाइंडिंग के। तो यहाँ पे जहाँ कहीं पे हमें ऐसा लगे कि यहाँ पे हम ऑटो ट्रांसफार्मर का यूज कर सकते हैं, तो वहाँ पे हम ऑटो ट्रांसफार्मर को प्रीफर करते हैं। और यहाँ पे एक और चीज है टर्सरी वाइंडिंग। टर्सरी वाइंडिंग का काम क्या होता है कि कुछ ऑक्सिलरी चीजें होती हैं, या एक तरह से कहिए एडिशनल चीजें होती है, इक्विपमेंट होता है जिसको हमें चलाना होता है, तो उसे हम टर्सरी वाइंडिंग के थ्रू चलाते हैं। तो यहाँ पे इसको डिनोट करने के लिए प्राइमरी का 400, सेकेंडरी आपका 220 और टर्सरी आपका 132 केवी का है। ऐसे ही सेकेंड में ऑटो ट्रांसफार्मर यूज हुआ है 220 विद टर्सरी डेल्टा है।
डेल्टा का यूज किया गया है। अगली बार में 2 वाइंडिंग, ये भी 2 वाइंडिंग और ये भी 2। डिस्ट्रीब्यूशन में हमेशा हम 2 वाइंडिंग यूज करेंगे। और दूसरी चीज, डिस्ट्रीब्यूशन में आपके फॉल्ट मैक्सिमम आते हैं और यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन की इफिशियंसी जो होती है 50% होती है और ये लोड पे डिपेंड करती है कि आपका लोड कितना चल रहा है। बट ट्रांसमिशन की इफिशियंसी जो मैक्सिमम इफिशियंसी होती है वो जो होती है वो आपके रेटेड लोड पे या पीक लोड पे डिपेंड करती है। तो ये तो सिंगल डायग्राम है, लेआउट या सिंगल डायग्राम डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन एंड ट्रांसमिशन का है। तो इसे देख लीजिए, नोट कर लीजिए, जो चीज नहीं समझ में आएगा कमेंट करके पूछते रहिएगा। सेकेंड मेथड है आपका लेआउट ऑफ डिफरेंट ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन या सिंगल लाइन डायग्राम और ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन का दिखाने का। ये तो जो ट्रांसमिशन होता है वो मोस्टली हाई वोल्टेज पे किया जाता है। हाई वोल्टेज का बहुत सारे प्रॉफिट है या उसकी मेरिट है। जैसे अगर हाई वोल्टेज होगा तो वहाँ पे लॉसेस कम होंगे। किस तरीके से वो हम अभी बताएंगे। फिलहाल ये देखिए कि जितना ट्रांसमिशन किया जाएगा वो हाई से हाई वोल्टेज पे और डिस्ट्रीब्यूशन हमको ड्रॉप करके कहाँ तक लाना है 400 वोल्ट। क्योंकि 3 फेज का जो यूज होता है, जितने भी इक्विपमेंट है या तो 3 फेज के होंगे या सिंगल फेज के, तो 3 फेज के लिए 400 वोल्ट यूज होता है और सिंगल फेज के लिए 230 या 220 वोल्ट यूज होता है। तो इसको स्टेप डाउन करके हमें 400 वोल्टेज लाना होता है डिस्ट्रीब्यूशन के लिए और ट्रांसमिट करने के लिए आप जितने भी वोल्टेज तक कर सकते हो, जितना इक्विपमेंट आपने डिजाइन किया है, जितना सब स्टेशन बनाए। तो यहाँ पे 11 केवी का जनरेशन हुआ है जनरेटिंग स्टेशन पे। यहाँ से हमने, अगर आपको कुछ ना दिया हो, सीधे सीधे दोनों सेम वाइंडिंग दिखा दे और इस पे सिर्फ लिख दे 11/400 वोल्ट और यहाँ किलो वोल्ट, या लिख दे 11 kV/400 kV। तो ये आपका स्टेप डाउन हो गया, क्योंकि 11,000 वोल्ट से 400 वोल्ट हो रहा है तो स्टेप डाउन, और 11 किलो वोल्ट से 400 किलो वोल्ट हो रहा है तो ये स्टेप अप। तो यहाँ से देख के आप डिसाइड कर सकते हो कि कौन सा ट्रांसफार्मर स्टेप अप है और कौन सा स्टेप डाउन है। तो ये सबसे पहले हमने 11 केवी का जनरेशन किया, इसके बाद इसको स्टेप अप करके कितना स्टेप अप किया गया है, ये आपका 11 केवी से 132 केवी, ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर के थ्रू। इसके बाद फिर हमने स्टेप अप किया है 132 से 133 केवी। ये आपका ट्रांसमिशन का प्रोसेस है। ये है आपका रिसीविंग स्टेशन। अब ये रिसीविंग स्टेशन मीन्स यहाँ पे सारे पावर को रिसीव किया गया है, या एक तरह से कह सकते हो यहाँ पे आउटगोइंग और इनकमिंग दोनों चीजें हैं। इनकमिंग और आउटगोइंग, इनकमिंग मीन्स आने वाली लाइन और आउटगोइंग मीन्स जाने वाली लाइन। तो रिसीविंग इन ने सारे इनकमिंग को रिसीव कर लिया है। अब यहाँ से आप ट्रांसमिशन भी कर सकते हो और डिस्ट्रीब्यूशन भी कर सकते हो। तो ये रिसीविंग स्टेशन से पहला ट्रांसमिशन हुआ सब स्टेशन के लिए। अब यहाँ से कुछ कंज्यूमर्स होते हैं, लार्ज कंज्यूमर्स, जिनको सीधे 132 से 133 किलो वोल्ट चाहिए होता है, या जगह जगह पे छोटे छोटे सब स्टेशन बने होते हैं 132/33 केवी या 132/66 केवी, 66 केवी/33 केवी, इस तरीके के सब स्टेशन बनाए गए होते हैं। तो यहाँ से इन सब स्टेशन को सप्लाई कर दी गई। इसके बाद इसको स्टेप अप करके एक सब स्टेशन तक लाया गया और यहाँ से आपका डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट होता है। प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे 11 केवी। अब इस 133 केवी
को 11 केवी में कन्वर्ट किया गया है, यानी स्टेप डाउन किया गया। अब 11 केवी से हमने 11 केवी से हम डिस्ट्रीब्यूशन शुरू करेंगे। जनरेशन हमने 11 केवी पे किया और स्टेप अप करके हम कहाँ तक लाए, वापस 11 केवी तक लाए। अब 11 केवी से हम स्टेप डाउन करेंगे 400 केवी। अब 400 केवी के बाद से आपका सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन होता है, यहाँ पे आपका 400 पे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो ये जो है प्राइमरी और सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। ये DSSB डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन और ये आपका ट्रांसमिशन सब स्टेशन है। तो मेन क्या है कि पहले जनरेशन होता है, फिर ट्रांसमिशन, फिर आपका डिस्ट्रीब्यूशन। और ये कंज्यूमर्स हैं, जैसे आप हैं, हम हुए कंज्यूमर्स, जो बिजली का यूज कर रहे हैं वो कंज्यूमर्स हुए। तो डिस्ट्रीब्यूशन के बाद से कंज्यूमर्स आते हैं। कुछ कंज्यूमर्स क्या करते हैं, सीधे 11 केवी को भी ले सकते हैं या 132, 33, 133 ये वोल्टेज भी ले सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है चॉइस ऑफ ट्रांसमिशन वोल्टेज, संचरण वोल्टता का चयन। तो जैसे ही हम वोल्टेज का चयन करेंगे, हाई वोल्टेज बढ़ाते जाएंगे तो उसके साथ साथ इक्विपमेंट की रेंज भी बढ़ती जाएगी। और जब इक्विपमेंट का रेंज बढ़ेगा तो ऑलरेडी उसकी कॉस्ट भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो हमें किन किन चीज़ों को ध्यान में रख के हमें वोल्टेज का चयन करना पड़ता है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, पहला है आपका ट्रांसफार्मर है, दूसरा है सपोर्ट में आपका टावर और पोल है, इंसुलेटर, क्रॉस आर्म, स्विच गियर और लाइटिंग अरेस्टर है। इन सबों का अगर वोल्टेज बढ़ा रहे हैं आप, ट्रांसमिशन वोल्टेज बढ़ाया जा रहा है, तो इन सबों की कॉस्ट भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और अगर इन बढ़ने का रीज़न क्या है, इन सब में क्या होता है कि इंसुलेटर हम यूज़ करते हैं और वोल्टेज बढ़ाते ही इंसुलेटिंग मटेरियल बढ़ाना पड़ेगा और इंसुलेटिंग मटेरियल बढ़ाने की वजह से इनकी कॉस्ट भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अभी हमने देखा कि कौन कौन सी चीज़ें हाई वोल्टेज बढ़ाने पे इफेक्ट डालती हैं। उसका जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है वो इस प्रकार से है। इस लाइन पे ये वाई लाइन है, वाई पे टोटल कॉस्ट हम दिखाते हैं और एक्स लाइन पे हम इकोनॉमिकल वोल्टेज या ट्रांसमिशन वोल्टेज दिखाते हैं। तो हम उसी वोल्टेज को सेलेक्ट करते हैं जिस पे हमें इकोनॉमिकली वोल्टेज मिले या जिस पे ना ज़्यादा हमें लॉस हो और ना ज़्यादा बेनिफिट तो वैसे भी नहीं ज़्यादा होना है, तो लॉस हमें बहुत ज़्यादा नहीं कराना है। तो उस पॉइंट को हम चूज करते हैं जिस पे कम से कम लॉसेस हो और बेटर रिस्पांस मिले। तो इसी पॉइंट को हम इकोनॉमिकल वोल्टेज मानेंगे और ये ग्राफ जो होगा ये रिप्रेजेंट करेगा चॉइस ऑफ वोल्टेज, ट्रांसमिशन वोल्टेज। अब इसमें ये जो इकोनॉमिक वोल्टेज है वो लाइन के बीच का वोल्टेज होता है। जैसे ये जो लाइनें जा रही हैं तो इनके बीच का जो वोल्टेज है वो इकोनॉमिकल वोल्टेज होता है, मीन्स इन्हीं पे डिपेंड करता है। तो ये वोल्टेज हम कैसे निकालेंगे, V इज इक्वल टू 5.5 के √KM 161 प्लस KVA डिवाइड बाई 150, या इसी को आप दूसरे टर्म में इसको डिवाइड कर दीजिए तो ये 0.62 L ये लेंथ है, ये भी लेंथ है, ये किलोमीटर में भी लेंथ है, प्लस 3P/150। ये 3 फेज सिस्टम के लिए है। अगर सिंगल फेज होता है तो ये आप 3 हटा देते, पर फेज का निकाल लेते। यहाँ पे V जो है लाइन वोल्टेज इन किलो वोल्ट में और P जो है मैक्सिमम किलोवाट पर फेज का और L जो है डिस्टेंस बिटवीन ट्रांसमिशन। आपको लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज पता ही होगा, किन्हीं दो लाइनों के बीच का जो वोल्टेज होता है वो लाइन वोल्टेज होता है और किसी एक लाइन और न्यूट्रल के बीच का जो वोल्टेज होता है वो क्या होता है, फेज वोल्टेज है, BPH।
और ये V है। तो हमारा इकोनॉमी वोल्टेज जो डिपेंड करता है वो बिटवीन लाइन का होता है, यानी दो फेज के बीच का वोल्टेज हमारा इकोनॉमी वोल्टेज या इकोनॉमिकल वोल्टेज होता है। नेक्स्ट टॉपिक है कंपैरिजन बिटवीन डीसी एंड एसी सिस्टम ऑफ ट्रांसमिशन लाइन। तो एसी और डीसी में बहुत सारी चीज़ें बेनिफिट भी है और ड्रॉबैक भी है। जैसे डीसी के कुछ बेनिफिट है तो कुछ ड्रॉबैक है, एसी के भी कुछ बेनिफिट है और कुछ ड्रॉबैक है। तो दोनों का कंपैरिजन किया जाता है, जहाँ पे जो ज़्यादा सुटेबल होता है उस सिस्टम का हम यूज़ करते हैं। जैसे डीसी में सिर्फ दो ही वायर यूज़ होते हैं, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव, और डीसी में कम से कम ट्रांसमिशन के फील्ड में कम से कम 3 वायर होना चाहिए, अधिक से अधिक 4, 5, 6 जितने भी, जैसे 3 फेज हो गए, एक न्यूट्रल हो जाएगा तो 4 वायर, एक अर्थ वायर 5, ऐसे ही कई सारे वायर हो जाते हैं। तो एसी में बहुत ज़्यादा वायर का यूज होता है, जिससे इकोनॉमी बढ़ जाती है या उसका जो कॉस्ट आता है वो बढ़ जाता है। स्किन इफेक्ट क्या होता है कि जो करंट होता है एसी के केस में, जो करंट होता है कंडक्टर के सेंटर से ना जाके इसके सरफेस से जाता है, जिससे इसका रेजिस्टेंस क्या होता है, बढ़ जाता है। बट डीसी में ऐसा कुछ नहीं होता है। तो स्किन इफेक्ट एसी में होता है, डीसी में नहीं होता है बट बहुत रेयर केस में होता है या कम होता है। दूसरी चीज, डीसी में एल और सी नहीं होते हैं, बट एसी में एल और सी की वजह से लॉसेस होते हैं। डीसी में फेज डिस्प्लेसमेंट मींस अब दो ही वायर है तो हम इसका डिस्प्लेसमेंट फेज ऐसे ही पॉजिटिव को पॉजिटिव से, निगेटिव को निगेटिव से करेंगे। बट इसमें एसी में आर वाई बी 3 फेज होते हैं, तो इनका फेज शिफ्टिंग होता रहता है, जिसकी वजह से फेज डिस्प्लेसमेंट की प्रॉब्लम होती है। और सर्ज ये हिलोर वगैरह होते हैं तो उसकी प्रॉब्लम होती है। इसके बाद कोरोना इफेक्ट, डीसी में कोरोना इफेक्ट बहुत कम होता है, बट एसी में कोरोना इफेक्ट बहुत ज्यादा होता है। कोरोना इफेक्ट क्या है कि इसमें होता क्या है कि कंडक्टर पे जब हाई वोल्टेज हम ट्रांसमिट करते हैं तो इसके चारों तरफ की जो एयर हो जाती है आयनाइज्ड हो जाती है, जिसके वजह से इसका भी क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ जाता है और रेजिस्टेंस क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ता है और यहाँ से करंट अधिक से अधिक फ्लो करने लगती है और यहाँ पे बैगनी कलर की लाइट जलती है और हीसिंग नॉइस होती है। ये बारिश के मौसम में बढ़ जाता है, जितना ज्यादा नमी होगा उतना ही ज्यादा ये ब्लो करेगी या बैगनी कलर की जलेगी। इसके अलावा डीसी को अगर हम लोड से कनेक्ट करते हैं तभी उसमें लॉसेस होते हैं, वोल्टेज या पावर लॉस होता है। बट एसी में कंटिन्यू उसके खुद के रेजिस्टेंस की वजह से लॉसेस होते रहते हैं। इसके बाद से आपका जो डीसी है, डीसी को प्रॉपरली हम स्टोर एक तरह से कह दीजिए बैटरी के थ्रू स्टोर कर सकते हैं, बट एसी क्या है, आप बनाइए और उसे कंटिन्यू यूज करिए। तो इस तरीके से एसी के कुछ अपने फायदे भी हैं और नुकसान भी, एसी के भी कुछ बेनिफिट और ड्रॉबैक हैं। तो इनको देखा जाता है कि किस जगह पे डीसी हमें ज़्यादा सूटेबल होगा और एसी कहाँ पे सूटेबल होगा, उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, अपना सिस्टम लगाते हैं एसी या डीसी। तो ये तो आज था सिंगल लाइन डायग्राम, और भी कई चीजें हमने पढ़ा। अब नेक्स्ट टर्म पे हम ये देखेंगे कि किस रीजन से हम हाई वोल्टेज पे ट्रांसमिट करते हैं, क्या कारण है। तो इसका जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कारण है कि हम हाई वोल्टेज पे अगर ट्रांसमिशन करते हैं तो जो मटेरियल होता है, रिक्वायर्ड मटेरियल, वो हमें कम लगता है। तो नेक्स्ट टर्म पे पढ़ेंगे। आज जितनी चीजें बता दी गई हैं उनको पढ़िए। अगर जो चीज़ नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट के थ्रू पूछते रहिए, और साथ में वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए ताकि और भी वीडियो हम देते रहें। थैंक यू।